हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस। ठीक है, गैस द्वारा आरोपित दाब, है ना। गैस द्वारा आरोपित दाब, ठीक है। गैस द्वारा आरोपित दाब या फिर प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस। किस पर एग्जर्टेड, है ना। तो गैस किसी कंटेनर में रखा हुआ है, तो उसके दीवार पर, है ना, जो कंटेनर है उसके दीवार पर जो गैस द्वारा दाब आरोपित किया जाता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। उसका जो प्रेशर का वैल्यू होता है उसको आज हम डिराइव करेंगे। तो उसमें प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस होता है 2/3 इंटू ई होता है, ठीक है। तो इसी को हमको डिराइव करना है। प्रेशर P इज इक्वल टू होता है 2/3 ऑफ, है ना, टोटल एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी ही होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की। तो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है ना। इसको हम डिराइव करेंगे गैस के अणुगतिकी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं डायग्राम के माध्यम से बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका एक कंटेनर है, ठीक है। तो इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है, ठीक है। ये हो गया कंटेनर, ठीक है। तो इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है। इसको हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये ओरिजिन, है ना, इसको हम दे देंगे एक्स, इसको वाई और इसको जेड, है ना। तो अब इधर नॉमेनक्लेचर कर देते हैं ए बी, है ना। यहाँ कर देते हैं सी, ये हो गया, और इसको कर देते हैं डी, है ना। सब तो हो गया, हाँ ठीक है। तो इतना, है ना। तो ये हो गया, है ना। अब इसमें कहीं पर एक पार्टिकल है, एक मॉलिक्यूल है जिसका मास है m, ठीक है। और इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी है v1x, ठीक है। y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है v1y, और z डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है v1z, है ना। और किसी समय t पर इसका वेलोसिटी, है ना, किसी रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी है v1, ठीक है। एक पार्टिकल है 1, है ना। पार्टिकल उसका हम नाम नोमेनक्लेचर किए हैं 1। तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी, है ना, v1 हो जाएगा। और x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 1x, y डायरेक्शन में 1y और z डायरेक्शन में 1z, ठीक है। अब हम गैस के अणुगतिकी सिद्धांत के अनुसार, है ना, जानते ही हैं कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं स्फेरिकली शेप्ड होते हैं। स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल होते हैं, है ना। पॉइंट मास होते हैं, पॉइंट मास पार्टिकल बोल सकते हैं। मतलब उसका संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से केंद्र पर केंद्रित होता है ना, मॉलिक्यूल का, है ना। तो उसका जो मॉलिक्यूल है उसका द्रव्यमान, है ना, उसके आयतन की तुलना में नगण्य होता है, ठीक है। स्फेरिकली शेप्ड होते हैं, पॉइंट मास होते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते रहते हैं रैंडम तरीके से, और रैंडम तरीके से विभिन्न डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और भी किसी डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को, है ना, औसत मुक्त पथ बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, और यहाँ एक मॉलिक्यूल है, दोनों, है ना। यहाँ किसी पर एक से टकराया, फिर इस तरफ मोशन किया, यहाँ जाकर के इस मॉलिक्यूल से टकराया, है ना। मतलब ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल से जाके टकराया। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको औसत मुक्त पथ बोलते हैं, या मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। और इस टक्कर में लगा समय, जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल इसमें इन दो इसमें इसके साथ टकराया, पार्टिकल ए के साथ, तो टक्कर में जो लगा समय है वो इस दूरी को तय करने में लगा समय के, है ना, उसकी तुलना में नगण्य होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है ना। टक्कर में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है। और ये दूरी को तय करने में कुछ ज़्यादा समय लगता है टक्कर की अपेक्षा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स के। अब मेन हमारा है, मेन चीज़ यहाँ आता है कि गैस का जो मॉलिक्यूल है ना, उसका, उसके द्वारा संवेग, उसका संवेग कितना होगा मॉलिक्यूल का। तो एक मॉलिक्यूल का मास हमने माना है m, और उसका अगर मान लेते हैं वेलोसिटी v है, तो गैस के मॉलिक्यूल का ये मोमेंटम है ना, इस ये वाला प्रेशर जो मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मोमेंटम p
इज इक्वल टू एम वी होगा। तो ये मोमेंटम जो है सभी मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर उनका वेलोसिटी वी है और मास एम है तो सभी का मोमेंटम इतना होगा, ठीक है। तो ये जो है ना, इस मोमेंटम के साथ गति करते रहते हैं और पार्टिकल जो है ये गैस के कंटेनर की दीवार से है ना, यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, इन चारों डायरेक्शन में ऐसे रैंडम तरीके से टकराते रहते हैं, जिनके कारण क्या होता है, दाब उत्पन्न होता है इसमें, ठीक है। प्रेशर लगता है सभी दीवार पर, है ना। मोमेंटम स्थानांतरण होता है ना। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो मोमेंटम को इसको देते हैं कंटेनर के वॉल को, दीवार को, ठीक है। तो इसके कारण है ना गैस में गैस का प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अणुओं द्वारा 1 सेकेंड में बर्तन की दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर प्रदान किया गया संवेग ही गैस के दाब के बराबर होता है, ठीक है। एक बार और बोलूं या फिर लिख दे रहा हूं, चलिए, ठीक है। गैस का दाब कितना होता है बोलने से, अणुओं द्वारा, है ना, अणुओं द्वारा 1 सेकेंड में बर्तन की दीवार, बर्तन है ना, यहाँ पर हमने जो माना हुआ है ABCD करके, है ना, बर्तन की दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित संवेग या प्रदान किया गया संवेग, है ना, आरोपित संवेग है ना के बराबर होता है, ठीक है। दाब, गैस का दाब, है ना, गैस का दाब, ठीक है, इतना होता है। तो इसको मैथमेटिकल फार्मूला के रूप में अगर लिखें, हम एक फार्मूला के रूप में हम इसको लिखें तो किस प्रकार से हो जाएगा, गैस का दाब बराबर क्या हो जाएगा, है ना, अणु द्वारा 1 सेकेंड में, है ना, बर्तन की दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित, है ना, संवेग, है ना, या उस पर संवेग के स्थानांतरण के बराबर होता है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, अणु द्वारा टक्कर में प्रदान किया गया संवेग, है ना, एक टक्कर में प्रदान किया गया संवेग, ठीक है, संवेग इंटू मल्टीप्लाइड बाई, है ना, इंटू क्या होगा, प्रति सेकंड, है ना, दीवार पर टक्करों की संख्या, है ना, अपॉन, ठीक है, दीवार का क्षेत्रफल, तो एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, आरोपित दाब के बराबर होता है। तो इसलिए गैस का दाब बराबर अणु द्वारा टक्कर में प्रदान किया गया संवेग, एक टक्कर में कितना संवेग प्रदान करता है, ठीक है, और प्रति सेकेंड दीवार पर कुल टक्करों की संख्या, कुल कितने टक्कर होते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, इतना के बराबर होता है, ठीक है, प्रेशर, गैस द्वारा आरोपित दाब, ठीक है। तो चलिए अब व्यंजक को, है ना, हम डिराइव करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया हुआ है इसमें, है ना, तो इसके अनुसार यहाँ पर हम देख सकते हैं V1 जो है उसका किसी समय पर वेलोसिटी है, किसी एक रैंडम डायरेक्शन में, किसी एक कोई भी एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसका 3 कंपोनेंट हम ले सकते हैं, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। तो V1x हो जाएगा, V1y और V1z हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, V1 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1x का स्क्वायर प्लस V1y का स्क्वायर प्लस V1z का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का वर्ग, है ना, वर्ग का जो है उसका तीनों कंपोनेंट
एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट और उसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इस इक्वेशन 2। ठीक है, अब जो देखते हैं कि कंटेनर का हमारे पास जो है ना पृष्ठ है ए बी एक्स और डी, है ना, ए बी एक्स और डी कंटेनर में, है ना, कोई अणु, एक अणु, हम एक अणु की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, सिर्फ एक अणु है गैस के कंटेनर में, मान लेते हैं। ठीक है, सिर्फ एक अणु, ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन हम मान लेते हैं कि सिर्फ एक अणु है और वह अणु गैस के ए बी एक्स डी वाले जो दीवार है उस पर टकराता है, तो उस पर संवेग कितना प्रदान करेगा, है ना। v1 एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल करके, है ना, उसका वेलोसिटी है v1x। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में अणु जो है टकराता है और फिर चूंकि कोलिजन जो है इलास्टिक होता है तो तुरंत वापस आ जाता है। ठीक है, और दूसरे यहाँ इस डायरेक्शन में टकराता है, यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ से टकराता है और फिर यहाँ पर इस पृष्ठ में आ जाता है, यहाँ पर टकराता है। ठीक है, फिर यहाँ से तुरंत यहाँ चला जाता है, यहाँ टकराता है। तो ऐसे इन दोनों पृष्ठों के बीच में टक्कर होते रहते हैं और दोनों जो टक्कर होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन होते हैं। ठीक है, तो इतना वेलोसिटी से चलता है और टकराता है, तो दीवार ए बी एक्स डी को प्रदान किया गया संवेग, ए बी एक्स डी पर संवेग, है ना, उसको प्रदान किया गया संवेग कितना होगा, p, है ना, बराबर कितना होगा, mv1x। ठीक है, x डायरेक्शन में। अब नेगेटिव x डायरेक्शन में चल करके, है ना, जो कि c y o और z इस वाले, है ना, जो दीवार है उस पर टकराता है, तो संवेग, उस पर संवेग कितना होता है, एम वी माइनस हो जाएगा, है ना, mv1x। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ दोनों टक्करों के बीच, है ना, इधर जाके टकराया फिर वापस आया, तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। ठीक है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, है ना, अणु द्वारा दोनों टक्कर, दो क्रमागत टक्कर हुए तो उसमें संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। पहले एक डायरेक्शन में जाकर के टकराया, फिर तुरंत इलास्टिक कोलिजन हुआ, दूसरे से जाकर के टकराया, तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अंतिम संवेग, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, है ना, मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -mv1x माइनस mv1x। ठीक है, देखिए ये वाला है आपका, ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, दोनों का कितना हो जाएगा, -2mv1x, है ना, -2mv1x। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो टक्कर हुआ है, तो एक टक्कर में, है ना, एक टक्कर में एक पार्टिकल, है ना, एक टक्कर में जो पृष्ठ ए बी एक्स डी है उसको कितना संवेग प्रदान करता है। ठीक है, देखिए उसके पहले देख लेते हैं संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण, है ना, के नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक टक्कर में अणु जो है इतना संवेग, जो -2mv1x संवेग, है ना, एक्स डायरेक्शन के, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के दीवार को, है ना, इस तरफ का जो दीवार है राइट हैंड साइड में, उस दीवार को इतना संवेग प्रदान करता है, -2mv1x। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2mv1x संवेग प्रदान करता है। ठीक है, तो एक टक्कर में ए बी एक्स डी, है ना, दीवार को के संवेग में परिवर्तन कितना होता है, एक टक्कर में दीवार ए बी एक्स डी के संवेग में परिवर्तन कितना होता है बोलने से 2mv1x, है ना, इतना संवेग में परिवर्तन हुआ। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, तो हमने देखा ये जो कंटेनर बनाया हुआ था,
मैंने कंटेनर जो बनाया हुआ था, मान लेते हैं ऐसा, है ना। तो इसका जो ये कंटेनर है वह क्यूबिकल शेप में है, ठीक है। और इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है ना। मतलब लेंथ भी एल है और ब्रेड्थ भी एल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस ए बी, है ना, एक्स डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। और कंटेनर कंटेनर का जो वॉल्यूम है, आयतन, वह कितना हो जाएगा, एल क्यूब, ठीक है। अब जो है उस टक्कर में, है ना, अणु द्वारा जो दो क्रमागत टक्कर हुए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड के दीवार से राइट हैंड साइड के दीवार के बीच में जो दो बार टक्कर हुआ, है ना। अणु एक बार राइट हैंड साइड में गति किया, यहाँ पर टकराया, और फिर वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड गति किया, वहाँ पर टकराया। तो दो क्रमागत टक्कर के बीच में लगा समय, है ना, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय कितना होगा, है ना। दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय बराबर क्या होगा, कुल दूरी कितनी है, एल, 2L, है ना। मतलब एल जो है डिस्टेंस है वो तय किया, वहाँ से टकराने के बाद फिर एल डिस्टेंस तय करके दूसरे में वापस आया। तो कुल दूरी अपॉन वेलोसिटी कितना है, v1x, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी बट्टे चाल, है ना। दूरी कितना है, 2L है, चाल कितना है, v1x, ठीक है। तो समय इतना लगेगा, है ना। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाला समय कितना है, 2L अपॉन v1x, है ना। तो 1 सेकेंड, है ना, प्रति 1 सेकेंड में टक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। 1 सेकेंड में टक्करों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, है ना। तो v1x अपॉन 2L हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक टक्कर में लगा समय इतना है, सॉरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय कितना है, 2L अपॉन v1x है। तो 1 सेकेंड में कुल टक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल, है ना, टक्करों की संख्या, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो v1x अपॉन 2L, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखते हैं, चूँकि अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि अणु जो है प्रत्येक एक टक्कर होता है ना, राइट हैंड साइड के दीवार से। तो कुल संवेग कितना संवेग प्रदान करता है, 2mv1x संवेग प्रदान कर देता है, ठीक है। एक टक्कर में इतना संवेग, है ना, दीवार को प्रदान कर देता है। और 1 सेकेंड में कुल टक्करों की संख्या इतनी है, ठीक है। कुल टक्करों की संख्या v1x अपॉन 2L है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में अणु द्वारा दीवार को कुल कितना संवेग दिया जाएगा, एक बार जब टकराता है तो इतना संवेग दिया जाता है, और कुल टक्करों की संख्या इतनी है, ठीक है। तो कुल टक्करों में कितना संवेग दिया जाएगा, कुल जितने भी टक्कर होते हैं, कुल टक्करों में प्रदान किया गया संवेग, ठीक है, किया गया संवेग कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 2mv1x, है ना, इंटू v1x अपॉन 2L, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, mv1x का स्क्वायर अपॉन L, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इतना संवेग प्रदान किया जाएगा किसको, ABXD वाले, है ना, जो दीवार है उसको mv1 स्क्वायर अपॉन L संवेग प्रदान किया जाएगा, ठीक है। संवेग में परिवर्तन इतना होगा, कहने का मतलब, है ना, या प्रदान किया गया संवेग इतना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि न्यूटन के, है ना, नियम के अनुसार क्या होता है,
संवेग में परिवर्तन की दर, है ना, न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार है ना, संवेग में परिवर्तन की दर कितनी होती है? संवेग में संवेग में परिवर्तन की दर मतलब 1 सेकेंड में संवेग में परिवर्तन, ठीक है, 1 सेकेंड में संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन कितना होता है ना, वही संवेग में परिवर्तन की दर हो गया, ठीक है। संवेग में परिवर्तन, है ना, किसके बराबर होता है संवेग में परिवर्तन, है ना, बल के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन बल के बराबर होता है, ठीक है, बल के बराबर होता है। तो इतना जो है संवेग में परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा बल के बराबर v1x का स्क्वायर अपॉन l, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये बल के ABXD दीवार पर, है ना, ABXD दीवार जो बनाया हुआ था उस पर लगाया गया बल होगा mv1x का स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने क्या किया है कि एक ही पार्टिकल को लेकर के सॉल्व किया है। अब वहाँ पर तो एक से अधिक पार्टिकल होंगे गैस में, है ना, तो सभी पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से होगा, किसी का 1x, किसी का 2x, किसी का 3x, इस प्रकार से, है ना, और एक्स डायरेक्शन में जो जितने भी चलेंगे उनका, ठीक है। वाई डायरेक्शन में चलेंगे तो v1y, जेड डायरेक्शन में चलेंगे तो v1z, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो बल का मान अब क्या हो जाएगा, ये बल जो है x डायरेक्शन में बल इतना है, fx, है ना, डायरेक्शन में बल कितना है, mv1x का स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। तो अब जो है बल का मान कितना हो जाएगा, fx इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन l, और यहाँ पर v1x के जगह पर अब हो जाएगा v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर प्लस प्लस, है ना, ये जितने भी चलते रहेंगे ये आगे तक, ठीक है। अब ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, है ना, बहुत सारे अणुओं द्वारा, है ना, आरोपित बल इतना होगा। लेकिन जो अब कंटेनर है उसका दीवार का क्षेत्रफल, है ना, अभी तक जो टकराया वो तो सिर्फ एक पॉइंट पर जा कर के टकराया, उसके लिए बल इतना है m अपॉन l v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर। लेकिन ये जो कंटेनर है उसका जो दीवार है उसका क्षेत्रफल कितना है, l स्क्वायर है, तो इस क्षेत्रफल में से तो कहीं भी टकरा सकते हैं ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, l स्क्वायर क्षेत्रफल पर आरोपित दाब कितना हो जाएगा, आरोपित दाब, है ना, आरोपित दाब बराबर क्या हो जाएगा, px मान लेते हैं दाब को, तो वह क्या हो जाएगा fx अपॉन l स्क्वायर, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, l स्क्वायर क्षेत्रफल पर आरोपित दाब, तो है ना, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित दाब fx अपॉन l स्क्वायर, ठीक है। तो अब करते हैं fx अपॉन l स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ml क्यूब हो जाएगा, क्योंकि fx का मान है m अपॉन l, है ना, तो m अपॉन l क्यूब हो जाएगा, और ये सेम रहेगा v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर, है ना, ये ऐसे इस प्रकार से चलते रहेगा। अब जो है एक्स डायरेक्शन का हो गया, एक्स डायरेक्शन के, है ना, कोई एक दीवार है तो उस पर आरोपित दाब, है ना, ABXD के एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित दाब px बराबर, अभी हमने देखा कितना, तो m अपॉन l क्यूब इंटू v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर, और ये आगे चलते रहेगा। इसी प्रकार से py बराबर हो जाएगा ml क्यूब इंटू v1y का स्क्वायर प्लस v2y का स्क्वायर, ठीक है, ये इस प्रकार से चलते रहेगा। अब vz का हो जाएगा m अपॉन l क्यूब v1z का स्क्वायर प्लस v2
है ना, जेड का स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से ये चलते रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि इस प्रकार से जो कंटेनर है, इसमें अगर गैस का मॉलिक्यूल रखा रहता है तो वह किसी एक गैस के सभी मॉलिक्यूल किसी एक डायरेक्शन की ओर ऐसा नहीं चले जाते। उनका वितरण पूरे कंटेनर में समान रहता है। लगभग हर समय उनका वितरण पूरे कंटेनर में समान रहता है। किसी एक ओर, है ना, ग्रेडियंट नहीं होता, मतलब किसी एक ओर अणुओं का जमावड़ा नहीं होता, है ना। पूरे कंटेनर में वितरण समान रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कोई भी तल हो, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, किसी भी तल में दाब हमेशा एक समान लगेगा हर समय। तो पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कुल दाब, कुल सभी पूरे छः जो क्षेत्रफल हैं उन पर आरोपित दाब, 6 दीवारों पर आरोपित दाब कितना हो जाएगा, है ना। तो 1/3 हो जाएगा पी एक्स पर आरोपित दाब, पी वाई आरोपित दाब, पी जेड, है ना, आरोपित दाब। मतलब एक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ तो वो दोनों एक्स डायरेक्शन की ओर, है ना, मतलब पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। ठीक है, उतना पी एक्स है, पॉजिटिव वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई पी वाई है, और पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड का पी जेड है। तो 1/3 पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे p इज इक्वल टू 1/3, है ना, और पी एक्स पी वाई पी जेड सभी का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कुछ चीज़ें कॉमन निकलेंगी, एम एल क्यूब इतना कॉमन निकलेगा। ठीक है, और बाकी सब रहेगा ब्रैकेट के अंदर में 1x का स्क्वायर प्लस वी 1y का स्क्वायर प्लस वी 1z का स्क्वायर प्लस अब टू सेकेंड वाला चलेगा 2x का स्क्वायर प्लस वी 2y का स्क्वायर प्लस वी 2z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस ये 3 का अब चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चलते रहेगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। क्या होगा, पी m/3l³। ठीक है, और ये इस प्रकार से ये रहेगा एक्स वाई एक्स जेड ये सभी। ठीक है, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ये सभी फिर से रहेगा। अब हम जानते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कंटेनर का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है, बराबर l³ है। ठीक है, l³ है। और अभी इक्वेशन 1 में हमने निकाला था v1 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, v1x का स्क्वायर प्लस v1y का स्क्वायर प्लस v1z का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से v2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, v2x का स्क्वायर प्लस v2y का स्क्वायर प्लस v2z का स्क्वायर। ठीक है, और ये 3 के लिए भी चलेगा। तो इस प्रकार से ये चलते जाएगा। ठीक है, तो अब इन सभी का मान इस इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन नंबर ये लोग इसको मान लेते हैं, मान लो। अच्छा, इसमें पहले मैंने नहीं किया था तो ये नाम दे दे रहा हूँ अभी। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, है ना। इन सभी से ऐसा हो जाएगा तो ये इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 7 में, है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा, p, है ना, m/3v, चूँकि l³ का मान क्या है, वॉल्यूम, कंटेनर ऑफ वॉल्यूम v इज इक्वल टू, है ना, l³ है तो यहाँ m/3v हो जाएगा। और यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस 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 ये, है ना, 4 5 सभी के लिए इस प्रकार से चलता रहेगा। अब क्या करते हैं, हम n को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी, है ना, 3v। देखिए यहाँ पर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस प्लस ये हो गया, और n नीचे में डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई किए, यहाँ डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो हमने देखा था p इज इक्वल टू mn/3v इंटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस 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 अप टू लाइक दैट अपॉन n। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस 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 ये, है ना, डिवाइडेड बाय n, जो कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो इसको हम बोलते हैं
है ना, वर्ग माध्य वेग, ठीक है, v बार का स्क्वायर, ठीक है, या फिर v स्क्वायर का बार, ठीक है, वर्ग माध्य वेग। और ये हो गया है ना, इसको हम लिख लेते हैं a, ठीक है, और एम एन है ना, एम जो है एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु का द्रव्यमान है, और एन जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और वी जो है आयतन है। तो ये जो होता है घनत्व के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि कुल द्रव्यमान, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन में आयतन, ठीक है। तो यहाँ एम एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान है और एन जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल द्रव्यमान मिल जाएगा और कुल आयतन है v, है ना, ये दोनों मिल करके बन जाएंगे रो, ठीक है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं b। तो a और b से, है ना, यहाँ पर मान रखना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा p, ठीक है, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन में 3, ठीक है, और ये हो जाएगा v बार का स्क्वायर, ठीक है, या v स्क्वायर का बार, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर का बार, ठीक है। अब हम इसमें ऐसे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2/3 हो गया, 1/2 इंटू रो, है ना, इंटू वी स्क्वायर का बार, ठीक है। तो ये हो गया, इसको जो बोलते हैं 2/3 इंटू ई, है ना, ई बराबर वेयर ई इज इक्वल टू क्या है, 1/2 रो वी बार का स्क्वायर, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, 1/2 रो वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, P दाब का बराबर हो गया 2/3 इंटू ई, है ना, और ई जहाँ पर है अणु की कुल गतिज ऊर्जा, ठीक है, अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो अब कुल ऊर्जा में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि यह आइडियल गैस हमने यहाँ पर लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 हो जाएगा। कुल एनर्जी क्या किसके बराबर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, यानी 1/2 रो, ठीक है, वी बार का स्क्वायर, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो हमने ये जो इक्वेशन डिराइव किया है, P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई, है ना, यही हमको लास्ट में लेकर के आना था, ठीक है। तो दाब जो होती है ना, गैस द्वारा आरोपित दाब गैस के कुल गतिज ऊर्जा के, है ना, गैस के अणुओं के कुल गतिज ऊर्जा के 2/3 के बराबर होता है, ठीक है। यही गैस द्वारा आरोपित दाब है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैस द्वारा आरोपित दाब, ठीक। अगर इसमें कोई आपको समझ में नहीं आया होगा या कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसको आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, नमस्ते।